अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टॉप स्टोरीज के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी तहरीके इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुख्तसर जबानी फैसला खुली अदालत में सुनाया। अदालत ने इमरान खान को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। बादजा अदालत ने जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नैब ने एतराफ किया कि तहकीकात मुकम्मल है, मुलजिम को मजीद कैद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक पीटीआई के जो बानी हैं उनका रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका रिमांड दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके तहफ्फुजात से मुतालिक रिकॉर्ड पर कोई जवाज मौजूद नहीं है, ये अदालत की जानिब से कहा गया और उनको जमानत दे दी गई। जमानत पर आज जो है वो रिहाई मिल गई। कैसी ये डेवलपमेंट है, इस तमाम मामले को किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब और जुल्फिकार महतो साहब। आपको प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहूंगी। फारूकी साहब, सबसे पहले तो नैब की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने का ये दावा किया जाता रहा इस केस से मुतालिक, लेकिन आज जिस किस्म के अदालत में रिमार्क्स सुनने में आए और उसके बाद इमरान खान को जमानत भी मिल गई, तो किस तरह की डेवलपमेंट है आपके नजदीक? देखें, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद चालान भी फाइल कर दिया जाता है, दलाइल मुकम्मल हो जाता है, तो फिर उसके बाद मुलज़म का ये हक होता है कि अगर उससे मज़ीद तफ्तीश के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती एजेंसी को, तो फिर ये कोर्ट का प्रोगेटिव होता है कि वो उसको बेल जो है वो दे दे। तो आज इसी पर जो है वो कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी। अब ये जो है ये ट्रायल तो इसका चलेगा, इस केस का, ये केस तो नहीं ख़त्म हो गया, इसके अंदर उन्हें बेल मिली है। तो उसमें कोर्ट ने जो है वो नैब ने ये कहा कि हमें ये अभी चाहिए, क्योंकि अगर ये बाहर जाते हैं तो हो सकता है ये एविडेंस को टेम्पर कर सके, लेकिन ये इसको पजीराई नहीं मिली। तो इस लिहाज से तो ये इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए आज एक बड़ा दिन है कि एक बड़ा केस था ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, और इसको एक ऐसा तगड़ा केस कहा जा रहा था कि जिसमें कहा जाता था कि सजा जो है वो लाजमी होगी, लेकिन अगरचे ये केस अभी चल रहा है, लेकिन ये बेल मिलना, जमानत मिलना एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि तहरीके इंसाफ अदालतों के हवाले से जिस किस्म के उनका रवैया रहा है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके चीफ जस्टिस साहब जो है, इनके बारे में जो उनके ट्वीट्स हैं वो रिकॉर्ड पर हैं, और उन्हें ये कहा गया कि ये गैर जानबदार हैं, ये बूस के शिकार से भरे हुए इनके फैसले हैं। इस किस्म की लैंग्वेज जो है ये रिकॉर्ड पे है, हम नहीं कह रहे, ये उनका ये अंदाज रहा है। लेकिन इसके बाद उन्हें ये जो जमानत मिली है, ये मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी ये सोचना होगा कि सिर्फ मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं, ये आज उनके लिए एक बड़ा फैसला है। इसके साथ हम बाद में, जैसे आपने हम डिस्कस भी करेंगे कि कल वो वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, तो इसमें पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। इसमें आज बल्कि जो सीएम केपीके हैं उन्हें भी मुतअद्दिद केसेस के अंदर आज 3 मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान को जो है वो रिलीफ मिला है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है रहनुमा पीटीआई रियाज फतियाना साहब ने। रियाज फतियाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फतियाना साहब, आज जिस तरह से हमने देखा कि 3 केसेस मुतअद्दिद केसेस हैं, उनमें इमरान खान को रिलीफ मिला, इमरान खान की जमानत हुई, क्या आपको अदालतों से अब रिलीफ की तवक्को है? क्योंकि एक टाइम पर हमने देखा कि आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे थे। उस्मा साहब, गुजारिश ये है कि काफी अरसे के बाद हमें कुछ महसूस हुआ है कि ताज़ा हवा का एक झोंका महसूस किया जा सकता है, वरना तो जो कुछ हमारे साथ सलूक हुआ है पिछले काफी अरसे से वो आप सभी पूरी कौम जानती है। और किसी भी केस में जो इमरान खान के खिलाफ किए गए हैं, जहाँ नहीं है ना उसमें कोई हैसियत है, बस बनाए गए हैं। तो अब ये है कि आई होप सो के, क्योंकि अभी तो बेल हुई है ना, बरी तो नहीं उनको किया गया, और अगर बाकी केसेस में भी बरी बेल हो जाती है तो उनकी बाहर आने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन 200 केसेस पर किए गए हैं, इसकी कोई बात नामुमकिन नहीं होगी कि किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दें, उसमें हम बेल कराएं, फिर तीसरे में डाल लें, फिर चौथे में, 5वें में। तो 200 केसेस में जमानतें करवाते करवाते ही
टाइम गुजर जाएगा। लेकिन चंद 2-4 केसेस ऐसे थे कि जिनको बड़ा स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा था कि ये इमरान खान के खिलाफ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इन केसेस में। देखिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस किसी में भी नहीं है। इसमें जो अल-कादर ट्रस्ट है, इसमें कोई 1 रुपए की पर्सनल गेन नहीं है, और ये एक सूफीज़म पे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जिसका मकसद ये था कि इस्लाम पर एक साइंटिफिक अंदाज में रिसर्च की जा सके और नौजवान नस्ल के लिए एक नई सिमत मुतय्यन की जाए ताकि इंतहा पसंदी और जो एक्सट्रीमिज्म है और जो मिलिटेंसी है उसको कम किया जाए और दुनिया में एक रहनुमाई फराहम की जाए नौजवानों को। तो लेकिन बदकिस्मती से इसको भी सियासत की बीन चढ़ा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, अगर इस पर ऐसे तमाम झूठे केसेस वापस ले ली जाए तो इससे मुल्क में एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम के बगैर वाशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और आपने देख ही लिया कि जो पीडीएम फेज 1 था, फिर पीडीएम फेज 2 निगरान दौर था, पीडीएम फेज 3 आ गया। इनकी नालायकियों की बिना पे पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है, सनतकार है, वो अपनी औने पौने चीजें बेचकर फॉरेन करेंसी दाएं बाएं से निकाल के बैरून मुल्क जा रहे हैं। एक मिसाल आप दुबई में देख सकते हैं। फतियाना साहब, एक तरफ तो आप ये शिकायत करते हैं कि हुकूमत में पीडीएम जो है वो दोबारा आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास भी मौका था, अगर आप किसी भी पार्टी के साथ अलायंस कर लेते तो आप भी हुकूमत में आ सकते थे। आपके पास तो खुला चांस था, आवाम ने तो अपना रिएक्शन दिखा दिया था। वो आप देखिए, उसमें इशू ये था कि हमारी असल सीटें वापस की जाती हैं जो 8 फरवरी को हमने जीती हैं और 9 फरवरी को छीन ली गई। हमारा ये मौक़िफ़ था कि फॉर्म 45 एक वैलिड डॉक्यूमेंट है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत, अंगूठे का निशान, शनाख्ती कार्ड नंबर, स्टैंप और सारे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत। चलिए, ये तो वो चीजें हैं ना जो आपके हाथ में नहीं थी। अभी जो आपके हाथ में थी उनको अगर आप यूटिलाइज करते और प्रॉपर तरीके से और फिर गवर्नमेंट बनाते, जो कि आपको दूसरी तरफ से आपको खुला कहा भी गया, ओपन आपको ये बात की गई कि आप आए और गवर्नमेंट बनाएं। देखिए, वो हमें ये नहीं कहा गया कि आप गवर्नमेंट बनाएं, उसमें तो ये था कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाए, यानी कि पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा दे दें और हम कुछ वजारतें लेकर पीछे बैठ जाएं और सारी बदनामी हमारे खाते में आए और मजे कोई और लूटे। इस वजह से हम अवॉइड कर गए थे। या तो प्योर हमें हुकूमत देते तो हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार थे, हमें आज भी दें वजारत उज़्मा की सीट और हम तैयार हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन ये कि फ्रंट पे वज़ीर आज़म की सीट हम नहीं चाहते थे कि अगर जिम्मेदारी और सारी हमने उठानी है तो फिर वजारत उज़्मा पीटीआई के पास होनी चाहिए, जिसको अवाम ने 70% वोट देकर कामयाबी दी है। लेकिन प्रोग्राम ये था कि हमें पार्टी के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए, तो इस वजह से अवॉइड किया गया। ठीक है, तो फतियाना साहब, अभी जो अदालतों से आपको एक रिलीफ की एक होप नजर आ रही है, जिस तरह से आज एक नजर आई, आपको लगता है कि इस रास्ते पर चलकर आप अपनी जिद्दोजहद में कामयाब हो जाएंगे? हम जिद्दोजहद पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, सड़कों पे भी, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और विंग्स के जरिए भी और तमाम और सोशल मीडिया पे भी, हम तमाम जो हमारे चैनल्स हैं जिद्दोजहद के, वो सब पे हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अदालती लड़ाई जो है वो अपनी जगह पे है, हमारी लॉयर्स की टीम जो है बड़ी कॉम्पिटेंट है, उससे काम कर रही है और हम तवक्को करते हैं कि बतदरीज वक्त के साथ साथ हालात बेहतर होना शुरू होंगे और अदालतें जैसे जैसे आज़ाद होती जाएंगी तो हमारे केसेस जो है, जो फैक्टिशियस केसेस हैं, वो भी ख़त्म होते जाएंगे। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो हमारी ख्वातीन बड़ी तादाद में 1 साल से जेल में हैं और बुजुर्ग और बाकी लोग बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जेलों में पड़े हुए हैं, उन्हें भी एटलीस्ट बेल आउट कर दिया जाए। बाद में फिर देखा जाएगा और फिर कमीशन बना दिया जाए, देखे कि हकीकी केस कौन सा है, फैक्टिशियस कौन सा केस है। अगर अच्छे जो ऐसी दुनिया में सारे तो करप्ट लोग नहीं है, बयानतदार भी ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है और जजेस में भी मौजूद है, तो उससे देखा जा सकता है कि हकायक क्या है और जो सच्चे केसेस में बेशक चलान करें या झूठे केसेस विड्रा करें या डिस्चार्ज करें। अच्छा, फतियाना साहब, में सियासी इस्तेकाम आ सके। सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो ये लड़ाई चलती रहेगी और उसके नतीजे में आपके सामने है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, टैलेंट भी जा रहा है और सरमाया भी बाहर जा रहा है।
फतेह साहब, एक बात कही जा रही है और ये कहा जाता है कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो सियासी इस्तेहकाम नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम की लहर आएगी और वो बाहर आकर एक बार फिर वही धमा चौकड़ी होगी और लॉन्ग मार्च होंगे, जलसे जुलूस होंगे और अदम इस्तेहकाम का शिकार करेंगे वो इस मौजूदा निज़ाम को, सिस्टम को, पार्लियामेंट को। तो आप समझते हैं कि ये खदशा दुरुस्त है या कोई चेंज किस्म का रवैया हमें देखने को मिलेगा? बिला वजह लड़ने का तुम्हें कोई शौक नहीं है, लेकिन आइन अगर मौजूद है पाकिस्तान में तो आइन तो कहता है कि आइन का आर्टिकल 14 पढ़े ना, क्या कहता है वो, एक्सप्रेशन अपना आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 15 कहता है कि आप जहाँ चाहे सफर कर सकते हैं। हमारे साहब जलसे जुलूसों में और सड़कों पर आकर सड़कों पर मौजूद रहने में फर्क है ना, उससे आपने देखा, आपने भी खुद भी ऑब्जर्व किया जब आप गवर्नमेंट में थे, तो अगर इसी तरह से करके ऑपोजिशन भी सड़कों पर होती तो आपके लिए गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाता। 126 दिन का धरना, कोई सड़कों पे आने का शौक नहीं है। अगर वो इस पे जो हमारे ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं, ये अपना इलेक्शन के जो हमारे साथ आमदी की गई है उस पर फेयर एंड फ्री ट्रायल हो जाए आर्टिकल 10A के तहत, जो आइन हमें गारंटी फराहम करता है। दूसरा ये कि हमें जलसे जुलूस करने की आज़ादी दी जाए जो डिस्क्रिमिनेशन आइन के आर्टिकल 25 के तहत नहीं की जा सकती। किसी के लिए खुला खाता है, किसी के लिए पाबंदियां हैं। और इसके अलावा ये है कि अदालतों में जो केसेस हैं उनको भी फ्री हैंड दिया जाए जज साहबान को, ताकि वो अदल इंसाफ के तकाजे पूरे कर सके। सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी इंसाफ फराहम करे। जो पुलिस है, जो ऑफ कोर्स रियासत का एक इदारा है, और वो लोगों की पकड़ दकड़, लोगों के घरों में दाखिल होना, धमकियां देना, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल काफी होगी ना फिर जनब, तो मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाना है। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम तमाम से डायलॉग करने को तैयार हैं, हाँ तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बशमूल सियासी जमातों के मकसद क्या है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए, बशमूल 3 बड़ी सियासी जमातों के जा सके। नौजवान नस्ल जो होप खोती जा रही है, मायूस होती जा रही है, उसको वापस नजरिया पाकिस्तान से लिंक किया जाए और नजरियाती एहसास को मजबूत किया जाए। जब तक ये नहीं होगा, जोग्राफियाई हमारी जो एहसास, जो आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले अवाम जब तक मुल्क के साथ वाबस्तगी गहरी नहीं करेंगे तो फिर कैसे मुल्क को बचा सकते हैं। ठीक, आपने बात की फतेहाना साहब के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ दिन पहले खान साहब का बयान आया कि 3 सियासी पार्टियों के साथ, 3 जो बड़ी सियासी पार्टियां उनके साथ नहीं बैठेंगे हम। क्या आप आज कहते हैं कि आज उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार है? मेरा एक नहीं ख्याल कि कोई उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ही सिरे से वो, उनका असल में उनका जो रवैया रहा है 3 बड़ी पार्टियों को, उसकी वजह से वो काफी नाला और नाराज हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसका रास्ता निकाला जा सकता है और स्पीकर कौमी असम्बली को आगे बढ़ के बिठाना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। लेकिन उसके लिए एक महज निशिस्तन गुफ्तन और वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें बुनियादी तौर पर तो एक वाज़ेह एजेंडा होना चाहिए जिसमें मुकदमात हैं, इन्वेस्टिगेशन के मामलात हैं, सियासी इस्तेकाम है, इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मा है, अदालती अदलिया की आज़ादी है और इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं। इंडिया का इलेक्शन कमीशन देखें और पाकिस्तान का देखें, जमीन तो फतेहाना साहब डिस्कशन अगर आप डिस्कशन की बात करते हैं, डिस्कस करने की बात करते हैं, तो जब बैठेंगे तो तब ये मामला डिस्कस होंगे। अगर आप पहले ही एजेंडा तय कर लेंगे कि ये बात हो सकती है और ये बात नहीं हो सकती, तो फिर बैठना मुश्किल हो जाएगा। आप बैठें, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और फिर आप जो है वो तय करें कि क्या क्या मामलात हैं आपके। आउटलाइन तो बनानी पड़ेगी ना, आउटलाइन बनाई जा सकती है। स्पीकर चैम्बर में सारे आए होते हैं, हम भी गए होते हैं, वो भी नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, तो वहाँ पे स्पीकर एक मज़हब शख्सियत है, उनके चैम्बर में बैठ के जब हम बैठेंगे, हम तो बैठने को तैयार हैं, जब चाहे बैठ जाएं, कल बैठ जाएं, परसों बैठ जाएं, अगले महीने बैठ जाएं, बजट सेशन 6 जून से आ जाएगा, तो उसके साथ बैठ के हम डिस्कशन में आउटलाइन भी बन जाएगी, फिर टाइम फ्रेम भी हो जाएगा और फिर उसका कोई मैकेनिज्म हो जाएगा, SOP बन जाएंगी। इस तरह बात को आगे बढ़ाना है और अगर मुल्क की खातिर आगे बढ़ने के लिए बाकी जमातें तैयार हो तो हमें कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि
हम तो सिर्फ अदल और इंसाफ मांगते हैं और तो कुछ मांगते नहीं है। ठीक है, तो फतेहाना साहब, नैब की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर हमेशा से सवाल उठाया जाता रहा है। 2018 के बाद हमने देखा कि किस तरह से करके उस वक्त की ऑपोजिशन पर केसेस बनाए गए, आज वही केसेस जो हैं वो आपको भुगतना पड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाकईतन नैब की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर जो सवाल उठाया जाता है वो ठीक है? नैब जो है 2001 में नैब ऑर्डिनेंस के तहत आई थी और उससे लेकर आज तक अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिशियन के खिलाफ केसेस बने हैं मेजॉरिटी इसमें बरी हुए हैं। और उसमें ये भी देखा जाए तो पॉलिटिशियन कोई 3-4% से ज्यादा नहीं है, बाकी तो बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट से बदनाम हमेशा सियासतदान होते हैं। हालांकि सियासतदानों में इतने करप्ट नहीं है, असम्बलियों में भी लोग बैठे हुए हैं, 5-10% से ज्यादा करप्शन नजर नहीं आएगी। मिडिल क्लास लोग ज्यादा बैठे हुए, दयानतदारी से वक्त पास करते हैं। प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ बड़ा किया जाता है कि शायद आप सब कुछ फ्री है, बिजली भी फ्री है, जहाज भी फ्री है, रैश भी फ्री है। ऐसी हम हर चीज का पे करते हैं, कोई चीज भी फ्री नहीं है। लेकिन ये महज प्रोपेगेंडा जिससे जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचता है और पार्लियामेंट के और सियासत के इमेज को भी खराबी होती है। ये चीजें बंद होनी चाहिए मेरा ख्याल है। और इस पे एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ऑन इकोनॉमिक और नेशनल हार्मनी किया जा सकता है। इस पे तमाम जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम जुडिशरी की रिप्रेजेंटेशन भी हो, बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन हो, तो हम तो मीडिया को भी बिठाने को तैयार हैं। ये भी हम समझते हैं स्टेट का बड़ी होपफुल बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बनना चाहिए और जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है उस पर बातचीत करनी चाहिए और बैठना चाहिए और उसके मुताबिक जो है उस लाइहा अमल तय करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, रियाज फतेहाना साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं तो साहब, आपको क्या लगता है कि इस केस के जो 190 मिलियन पाउंड्स केस है, आज तो जमानत हो गई है खान साहब की, लेकिन अभी ट्रायल चल रहा है, क्या मेरिट्स हैं इस केस के, कितने स्ट्रॉन्ग मेरिट्स हैं इसके? देखिए, उस केस के अंदर जो पहली बात है कि 190 मिलियन का जो केस है वो बड़ा क्लियर है कि जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी थी उसने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान को ये पैसा भेजा था, जो पाकिस्तान को वापस मिला था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा और पाकिस्तान की का हक है। जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो तो यही होती है कि हुकूमत पाकिस्तान को आने वाला पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टली जमा हो जाता है। लेकिन इस केस में आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म एक सादा लिफाफे में कबीना से मंजूरी ली और कबीना के बहुत सारे वज़ीरों ने कहा, इंक्लूडिंग वाडा साहब, कि हमें इसको नहीं बताया गया कि इस लिफाफे के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो पढ़े बगैर मंजूरी हुई। उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया नैब ने कि इस मंजूरी के एवज़ जो 450 अरब रुपए की सेटलमेंट थी बहरिया टाउन की, मलक रियाज की, ये 50 अरब रुपए या 190 मिलियन पाउंड उसमें एडजस्ट कर दिए गए, कौमी खजाने में नहीं गए। तो इसका एक बेनिफिशरी वो कहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन मलक रियाज ने दी थी ये वो है। तो केस तो अभी इसके अंदर कोई 8-9 गवाह पेश होने हैं और मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है कि 1.5-2 महीने में ये केस का फैसला हो जाएगा। असल बात यह है कि आज जो लोग खुशी मना रहे हैं, जो जिस तरह रियाज फतेहाना साहब कह रहे थे कि बड़ा अच्छा मेरिट पे हुआ है कि उनकी बेल हो गई है, तो कल को अगर इस केस में उन्हें सजा हो गई तो फिर कोई चीफ जस्टिस मोहतरम मिस्टर जस्टिस फारूक साहब को, आमिर फारूक साहब को या उनके पैनल को, उनकी बेंच को कोई दोबारा उसी तरह ट्रोलिंग का शिकार तो नहीं करेंगे ये लोग। ये एक बात सोचनी पड़ेगी। दूसरा, इस बात में हम फैसला कल होगा। रियाज फतेहाना साहब ने बहुत होपफुल बातें की, मैं समझता हूँ वेरी पॉजिटिव पॉलिटिशियन, कि उन्होंने कहा कि हम बैठने को तैयार हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक चार्टर पे ऊपर भी बैठने को तैयार है और तमाम जमातों के लिए एक आउटलाइन बनाई जा सकती है। स्पीकर को उन्होंने कहा कि ये वो इनिशिएटिव लें। लेकिन कल जो इमरान खान साहब पेश होंगे ना वीडियो लिंक पे, उससे ये अंदाजा होगा कि रियाज फतेहाना साहब तो देखें बहुत नीचे वाले उनके पार्टी के अंदर है ना। इमरान खान की कल की जो प्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट को अपने केस में, वो बताएगी कि मौला जज स्टाइल चोर 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 है कि गर्दान करते हैं या अपने केस को फ्रेम करते हैं। लेकिन टॉप क़यादत को भी तो सोचना चाहिए ना कि उनके अंडर जो लोग हैं वो होपफुल भी हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, ये कल फैसला हो जाएगा कि रियाज फतेहाना साहब किस लाइन पे हैं, वो किस लाइन पे हैं। तो कल अगर, अच्छा अब दो बातें, एक तो ये कि अगर इमरान खान साहब की टोन आपको पॉजिटिव नजर आई तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पीछे से शायद कोई प्ले कर रहा होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाजे भी है कि अब इसको कहने में कोई आर नहीं, ये तो ओपन बातें, ओपन सीक्रेट्स बन गए हैं कि कोर्ट की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जो रवैया है वो बहुत एक समझिए कि सख्त और तेज है
और स्टैब्लिशमेंट ने जब उसकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी ISPR ने की थी, उसके मुकाबले में PTI वाले भी आए और उसके बाद ये जमानतों का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये एक आपस की एक दो अदारों के दरमियान में एक चपलश जो है ना, ये बिल्कुल ओपन नजर आती है। इसका तासुर भी मिल रहा है, इसका तासुर नजर आ रहा है। और अगर ये ऐसे ही है तो इमरान खान साहब का ये केस खत्म, लेकिन दो केस और भी है, आपको पता सैफर वाला केस भी है और एक उनका इद्दत वाला केस भी चल रहा है, उसमें अभी बाकी है। और उसके बाद रियासत कह रहा है 200 केस हैं। तो मैंने इमरान खान के बाहर आने का इम्कान तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस पैदा हो गई हैं पर्दे के पीछे, बिहाइंड द सीन कुछ चीज चल रही है, तो इमरान खान का रवैया कल बहुत पॉजिटिव होगा और फिर ये मामला आगे चलेंगे। क्योंकि IMF की जो कंडीशन है कि अगला अगर $8 अरब का कर्जा लेना है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का तरीका यह कि इमरान खान पार्लियामेंट में आ जाए और पार्लियामेंट के फोरम पे अपनी जद्दोजहद करें। ठीक है फारूकी साहब, आपको क्या लगता है कि कल खान साहब, क्योंकि इससे पहले तो सवाल ये बनता है ना कि खान साहब जो है वो वीडियो लिंक पे पेश होंगे भी, क्योंकि आज जो अडियाला जेल में आपको पता है कि कुछ मुलाकातें थी, तो वो सिक्योरिटी थ्रेट का कह के उनको जो है वो मुलतवी किया गया, पोस्टपोन किया गया। तो क्या आपको लगता है कि कल वीडियो लिंक पे पेश हो जाएंगे? क्योंकि वीडियो लिंक पे तो वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप कोई भी एक्सक्यूज बनाया जा सकता है, तो आपको लगता है कि पेश होंगे? अब तक की जो खबरें हैं वो तो यही हैं कि उसके इंतजाम जो हैं हो गए हैं और कल वो वीडियो लिंक पर वहाँ पर नजर आएंगे और अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। देखिए रियाज फतेहाना साहब ने जो बातें की इसमें मुझे एक होप नजर आई है। और देखिए फतेहाना साहब जो है एक बड़े मजे हुए दरीना सियासी वर्कर हैं। इनका स्टूडेंट यूनियन से इनका जो है वहां से उठान है इनकी, और बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है और बड़े इत्मीनान पसंद किस्म के जो है ना ये पॉलिटिशियंस में से हैं। तो यहां से तो ऐसी ही बात सुनने को मिलती है। तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी इस नौयत के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, तो वो ये बात इत्दाल की करते हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि इमरान खान जहां उन्होंने जो अपनी पार्टी की एक जो फ्रीक्वेंसी एक सेट की हुई है, क्या उसके बाद इनकी देखे बड़ी 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 बातें कर दी हैं उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि स्पीकर जो हैं वो बहुत मुनासिब आदमी हैं, उन्हें इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनके बाद के बाद तो लग रहा है कि मसला ही कोई नहीं है। मतलब ऐसा लगा कि बहुत अच्छी एक मुस्तकबिल की पिक्चर जो मैंने उन्हें कहा कि एक खदशा जाहिर किया जाता है कि आपके लीडर जब बाहर आएंगे तो अदम इस्तेहकाम का शिकार करेंगे, कोई एजिटेशन होगी, डेडलॉक होगा। तो उन्होंने इस बात की मुकम्मल तौर पर नफी की है, बल्कि मेरा ख्याल है पूरा जोर लगाया उन्होंने इस बात का ये तासुर जाहिर करने में। तो लेकिन दूसरी तरफ PTI का हमेशा मसला ये है कि वो एक दफा फंस जाती है, वो हॉक्स और डव्स के अंदर फंसी होती है, जिसमें आमतौर पर इमरान खान जो हॉक्स हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं। पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि जब उनकी हुकूमत थी कि उस यहाँ पर उन्होंने यके बाद दीगरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे वो बदले थे। क्यों बदलते थे कि जो ज्यादा जोर से हिट नहीं करता था शमशाम बुखारी, उन्हें बड़ी जल्दी उन्होंने चेंज कर दिया। और फिर ये पता चला कि शमशाम बुखारी को वाज़े तौर पर ये कहा गया कि नहीं यार आप जो बोलते हैं उसका मजा नहीं आता, इसलिए आप एक साइड पे हो जाए। तो ये एक उनका मसला है, या मीडिया पे अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पाता। वो है कि ये जो पिछला 1-1.5 साल उन्होंने PTI ने और इमरान खान ने गुजारा है, ये इससे पहले इन्होंने अपनी सियासत के अंदर ये दौर नहीं गुजारा था। क्या इससे कुछ उन्होंने सीखा है? जो बैतू साहब ने कहा कि कल जो उनका वीडियो लिंक पर जो खिताब होगा उसमें मेरा ख्याल काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि वो किस किस्म का इमरान खान वहां पर नजर आता है। क्या वो कोई तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहां पे वो कोई अपना सियासी मौकिफ दें और जो है मतलब वो केस से ज्यादा जो है वो सियासी मौकिफ दें, क्योंकि 10 महीने हो गए वो लोगों के सामने नहीं आए और ये बड़ा मौका है उनके पास लोगों के सामने आके बात करने का। देखिए क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी ऑब्वियसली। हाँ देखिए इस केस के हवाले से ये कुछ जलसा थोड़ी होना कल। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना डेकोरम होता है, वहां पे बड़ा एक तरीके से बात करनी होती है। इमरान खान को अपना केस फ्रेम करना है, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, तो वो प्रेजेंटेशन ही होगी। उसके अंदर उन्होंने फिर वही स्टाइल अपनाया तो सुप्रीम कोर्ट भी सोचेगी कि फैसला शायद गलत हो। बल्कि मेरा ख्याल है कि वो ये बेहतर हो जाएगा, उन्हें एक मौका मिल जाएगा और उनका गिला भी किसी के ऊपर नहीं रहेगा। और ये केस है जहां तक जिसमें वो वीडियो लिंक पे आएंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो ये कि जो इस वक्त जो तरामीम की गई थी नैब एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई थी, कुछ 26-27 तरामीम की गई थी, उसमें नैब की कुछ शक्ल बदलने की कोशिश की गई थी। ये नैब एक ऐसा इदारा है जिससे
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पर दो जो सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया इनकी क़यादतों ने, और वो महीनों नहीं बल्कि सालों जेलों के पीछे, सुलाखों के पीछे वो बंद रहे और लंबे लंबे ट्रायल जो है उन्होंने भुगते, और उसके बाद उन केसेस में से निकला भी कुछ नहीं। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है ना, आपने जब एहतसाब ब्यूरो बनाया था मियां नवाज शरीफ ने, और उस वक्त से ये उसको फिर जनरल मुशर्रफ ने आकर नैब की शक्ल दी जी। तब भी आपको याद होगा कि वो जो उसके थे, क्या नाम था उनका, जो एहतसाब ब्यूरो के नवाज शरीफ के थे, उन्होंने फिर आसिफ अली जरदारी से मुआफ़ी मांगी थी, ठीक है। और फिर ये नैब जब बनी है तो नैब से भी अब दोनों पार्टीज को ये गिला था कि ये नैब जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब उस नैब को दुरुस्त उसका करने के लिए, किबला दुरुस्त करने के लिए उन्होंने उसके अंदर तरामीम की थी, जिसमें यह कहा गया कि 50 करोड़ से ऊपर के केसेस जो हैं, जो मेगा केसेस हैं, नैब सिर्फ उन्हीं को डील करे। इसके अलावा और भी कुछ तरामीम थी। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें भी 1 साल की कमी की गई। नैब कोर्ट्स के अंदर जो है वो जजेस की तैनाती के हवाले से वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया गया, मुख्तलिफ थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दी। अब वफाकी हुकूमत वो जो नैब तरामीम थी उनको जो कल अदम करार दिया गया उसके खिलाफ अपील में गई है, यानी वो नैब तरामीम को दोबारा बहाल कराना चाहती है। लेकिन खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो पुराना नैब, वही मुशर्रफ वाला नैब, वही खान साहब के दौर वाला नैब, जिसमें वो कहते थे कि मैं इनके पंख उड़वा दूंगा, विक्टिम है ना, खुद विक्टिम है जो भी है, लेकिन वो वही नैब जो है वो दोबारा बहाल देखना चाहते हैं। अगरचे इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो इस केस को देख रहा है, उस बेंच के भी जितने भी रिमार्क्स मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, उसमें वो भी जजेस जो हैं वो भी इस नैब से मुतमिन नहीं है, बल्कि उसके अंदर तो जजेस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि ये इदारा तो जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही, ब्रिगेडियर असद मुनीर का रेफरेंस दिया गया कि उन्होंने अपनी खुदकुशी का नोट भी इसी पे लिखा कि इस नैब की वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूं। तो ये सारी सूरत हाल है। और इसमें उस नैब की वकालत के लिए, वो पुराने नैब की वकालत के लिए खान साहब कल वीडियो लिंक पर आ रहे हैं। एक तो ये भी है कि उन्होंने ये भी करना है, दूसरा ये इसे एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर भी लेंगे। ठीक, मैं तो साहब आपने कुछ देर पहले ये जिक्र किया कि कुछ के दो जो बड़े इदारे हैं वो उनके टकराव का, उनके तसादुम का भी एक तासुर पाया जा रहा है इस वक्त। तो आज जो ऊपर तले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई 3, क्या इससे समझा जाए कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है और कुछ मामला जो है वो खराब हो रहे हैं? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की, उसके अंदर भी उनका एक तरह से यही मौक़िफ़ था कि आप इस तरह से, यानी फैसले इस तरह से ना हो कि उनको रिलीफ मिलता जाए और हम लोग जो है यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर इस बात का इंतज़ार करते रह जाएं कि पार्लियामेंट में फैसले होंगे। तो बिलावल भुट्टो की स्पीच, उसके बाद फिर अली अमीन गड्डापुर की अल्टीमेटम बिजली के लिए, उसके बाद उसके जवाब में गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का बयान, तो ये सारी चीज़ें आप देखें तो एक ही सिलसिले की कड़ियाँ नज़र आती हैं। यानी अगर मैं शुरू करूँ ना इससे नैब से, तो नैब देखें वो ये तो सबको पता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। हमेशा जो हुकूमत आई उसने मुखालफिन को नैब के चक्कर में फंसाया और फिर वो चलता किया उनको। तो ये तो सभी कहते हैं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, नहीं ख़त्म। अभी तो ये कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा तो पता चलेगा। अब मैं असल में थोड़ा सा चीज़ें करेक्ट करना चाह रहा हूँ। वो इस तरह से कि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और सीएम के दरमियान में चपकस चल रही है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अली अमीन गंडापुर ने यह बयान दिया कि मैं जो गाड़ी का पेट्रोल है वो भी बंद कर दूंगा गवर्नर का, और फिर उन्होंने वहाँ पे जो गवर्नर की एनेक्सी है उसको भी बंद कर दिया। ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है कि वो एनेक्सी बंद कर दें। लेकिन जो गवर्नर का बजट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट के आईने पाकिस्तान है, उसकी क्लास है 121। ये 121 क्लास कहती है कि कुछ ऐसे अखराजात सूबों में होंगे, वफाकी तौर पे होंगे, जिनको चार्ज एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। और चार्ज एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसके ऊपर असेंबली का वोट जरूरी नहीं होता। ये 121 है। और 122 कहता है कि वो कौन कौन से होंगे कि जिनके अंदर ये नहीं होगा। उसमें है गवर्नर सूबे का, उसका सेक्रेटेरिएट, उसके अखराजात, सूबाई असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनके अखराजात, और
मुतलका जो हाई कोर्ट है उसके उनके जजेस के अखराजात, तनख्वाहें वगैरह और उनके स्टाफ के अखराजात, और इस तरह वो कर्जे जो सूबे के ज़िम्मे हैं जो उन्होंने अदा कर, इसके ऊपर किसी असम्बली का, किसी चीफ मिनिस्टर का कोई इख्तियार नहीं है। और जब तक ये बजट मंजूर नहीं होता गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर उस डॉक्यूमेंट को, जिसको एनुअल बजट स्टेटमेंट कहते हैं, ABS को साइन भी नहीं कर सकते, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द प्रोविंस होता है उसमें नहीं कर सकते। दूसरा, अली मीर गंडापुर ने कहा कि हमें सस्ती बिजली दो, नहीं तो हम कर देंगे बंद सारा कुछ जी। अब मैं आपको ना, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जहां पे अली मीर गंडापुर ये कहते हैं ना कि हमें बिजली दो, हमारे पास हाइडल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। तो भाई हाइडल प्रोजेक्ट के, मैं पहले भी कश्मीर वालों को भी कल ये कह रहा था कि आप ₹1.10 फी यूनिट तरबेला डैम की हमसे हर यूनिट के ऊपर पानी के जो चार्जेस है, नेट हाइडल प्रॉफिट ले रहे हैं। ये इस पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है या किसी सूबे का प्रोजेक्ट है? पाकिस्तान के सूबा पंजाब से क्या आप गंदम नहीं लेते? अगर गंदम आपकी बंद कर दी जाए तो फिर क्या करेंगे आप? इस तरह ये पाकिस्तान की गंदम है, ये सूबा पंजाब की गंदम नहीं है। इस तरह ये दरियाओं के पानी जो इंडस, झेलम, अपना चनाब और इंडस के हैं और झेलम का है, तो ये तो पूरे पाकिस्तान का पानी से पूरे पाकिस्तान की फसलें उगती हैं। तो अली मीर गंडापुर ने जो कहा कि हम बिजली बंद कर, अभी जरा सुनिएगा कि 2019 से 2023 तक का ये डाटा है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पावर डिवीजन का। क्विकली सम अप कीजिएगा मेहतू साहब। पावर डिवीजन का ये मैं समझ करता हूं कि इनके अंदर जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, इसका नाम है ट्राइबल एरिया सप्लाई कंपनी और दूसरी है पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। ये दोनों के जो मिला के लॉसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बिजली की चोरी समेत, ये है 46.42%। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा KP में बिजली चोरी होती है। और उसका वॉल्यूम पिछले 5 साल में मैं आपको बताऊं तो 1150 अरब रुपए की बिजली गई है ये। तो वो कहते हैं जी बिजली हम भाई चोरी रोको ना, पुलिस आपकी है, या फिर आप हुकूमत पाकिस्तान को कहो कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सूबाई हुकूमत उसको ले ले, तो आप करते जाए मैनेज। तो एक तरफ चोरी नहीं रोक सकते, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के अवाम को तंग करना चाहते हैं। जो 60 अरब रुपए की 60 रुपए का यूनिट खरीद रहे हैं, तो आप कहते हैं हमें वही 4 रुपए का यूनिट दो जैसा कश्मीर को दिया। तो ये बात मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ही डील होगा। फिर गवर्नमेंट आपके पास है तो इशू रिजॉल्व करें ना, इशू पे इशू आप खड़ा करेंगे तो फिर मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल के हल की तरफ नारकी है ये, उज़मा को ये इशू कौन सा? इशू तो डिसाइडेड है आपका, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आपके इख्तियारात है, और आपने ये जो नेट हाइडल प्रॉफिट है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लिया हुआ है, ये आपको मिल रहा है। पहले कम था, आपके एरियर भी ले रहे हैं, और क्या लेना आपने? नहीं देखिए, मैं तो साहब मैं माजरत के साथ, ये आप सारा आइन पढ़कर सुना रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या इस आइन के मुताबिक क्या आपके आम आदमी को उसके राइट्स भी मिल रहे हैं? क्या मुझे और आपको बिजली जो है वो उस रेट पर मिल रही है जिस रेट पर मिलनी चाहिए? क्या आपको ओवर बिलिंग नहीं होती? क्या किसी और पाकिस्तान की किसी और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के अंदर जो कंपनी है वहां पर 90-92 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग होती है? ये ओवर बिलिंग क्या है? ये सब कुछ क्या है ना, ये हुकूमतों का और इस स्टेट की तरफ से, या तो आप हर चीज गुडी गुडी करें ना, सब कुछ ठीक हो तो फिर भी आप बात करें। देखिए जब स्टेट सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, जब स्टेट सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, जब आपको और मुझे अपने राइट्स नहीं मिलेंगे, तो फिर लोग उठकर ऐसे ही मुतालबे करेंगे। आपकी बात लोग है, आप चीफ मिनिस्टर KP है, देखे ना, ये और ज्यादा खतरनाक बात है, नहीं है, ये और ज्यादा खतरनाक बात है। उसके पास पार्लियामेंट है, उसके पास फोरम अवेलेबल है, पावर है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। दुबई में गैर मुल्कियों की 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। एक मुश्तरका आलमी तहकीकाती सहाफती प्रोजेक्ट ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारती मरकज दुबई में दुनिया भर की अशराफिया की अरबों डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ किया है, जिनमें नामवर सियासतदान, आलमी पाबंदी याफ्ता अफराद, मनी लॉन्ड्रर्स और जराइम पेशा अफराद समेत कई लोगों की जायदादें मौजूद हैं। फहरिस्त में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है, जिनकी जायदादों की मालियत 11 अरब डॉलर तक है। दुबई अनलॉक्ड के नाम से होने वाले ये प्रोजेक्ट लाखों अफराद की दुबई में जायदादों, उनकी मिल्कियत
और इस्तेमाल की मालूमात पर मबनी है, जिसमें ज्यादातर 2020 से लेकर 2022 तक का डेटा शामिल किया गया है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त में शामिल अफराद में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों, नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन और उनके अहले खाना, सेनेटर फैसल वाउडा, फरागोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध से ताल्लुक रखने वाले अराकीन कौमी असेंबली, चार अराकीन कौमी असेंबली, जबकि सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 6 अराकीन सूबाई असेंबलियों के नाम इस फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तानियों की फहरिस्त में मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज और 1 दर्जन से जायद साबिक जनरल्स, 1 पुलिस चीफ, 1 सिफारतकार और 1 साइंसदान का नाम शामिल है। ये तमाम अफराद या तो खुद बिला वास्ता दुबई में जायदादें रखते हैं या फिर इनके बच्चों और शरीके हयात के नाम पर जायदादें हैं। ये जो इस तरह की लीक्स हैं, महतू साहब आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। पहले हमने देखा पनामा लीक्स के नाम से एक लीक्स आई, फिर पेंडोरा लीक्स आई और अब ये दुबई लीक्स। इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, क्या रिवील करती है ये इसकी टाइमिंग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें दुबई लीक्स में जो लोग सामने आए हैं उसका रिकॉर्ड वो खबर भी बता रही है। पहली तो ये कि अमेरिका की एक एनजीओ ने ये सारा प्रोजेक्ट किया है और अमेरिका के अंदर से एनजीओ जो हैं वो जो प्रोजेक्ट करती हैं वो सबको पता है कि उसका कोई मकसद होता है, कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो उसके पीछे खेल रही होती है। मैं अभी ये कहता हूँ कि ये सारी जो जायदादें हैं ये 2020 से लेकर 2022 के दरमियान की वो कहते हैं रिकॉर्ड है जी। अब आपको याद होगा 2018-2019 में पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान ने और उससे पिछली हुकूमत ने 2 एमनेस्टी स्कीमें अनाउंस की। उसमें 2% से लेकर 6% तक लोगों को टैक्स जमा करा के उस प्रॉपर्टी के वैल्यू का ये कहा गया कि आप अपना काला धन सफ़ेद कर लें, जो आपके बैरून मुल्क जो आपकी जायदादें हैं, जो एसेट्स हैं, उनको आप डिक्लेरेशन दे दें, जो आपके पाकिस्तान के अंदर है उसकी भी कर दें। ये मोस्ट प्रॉब्ली वही जायदादें हैं जो लोगों ने उस वक्त काली जायदादें और काला धन जो सफ़ेद किया था वो उन्होंने उसको दिया है। और उनको चूंकि मौका मिल गया था एमनेस्टी स्कीम के तहत, तो वो उन्होंने सभी कह रहे हैं कि जी हमने डिक्लेयर किया हुआ, हमारी उसमें मौजूद है। बिलावल साहब ने भी कह दिया, वाडा साहब ने भी कह दिया, मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया, जिससे वो पूछते हैं, जो और लोग अफसर भी हैं उन्होंने भी कह दिया कि ये हमारी डिक्लेरेशंस मौजूद है। अब इससे आगे चलना है कि डिक्लेरेशन तो वो कह रहे हैं, अब इसको चेक कैसे करना। अभी तक कोई खबर है ना, इसको चेक करने का इदारा है पाकिस्तान का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये चेक करना है कि ये जो कह रहे हैं कि डिक्लेयर्ड है तो क्या डिक्लेयर्ड हैं भी कि नहीं। अब इसके लिए 2 कवानीन होते हैं, सेक्शन 111 और सेक्शन 122(5), इन दोनों को मिला के पढ़ना है, और 5A। इसके तहत एफबीआर आगे बढ़ के ये कह सकता है कि आपने ये जो डिक्लेयर किया था इसका हमें ये बताइए कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसका फिर सोर्स क्या था। ये अगर तो एमनेस्टी स्कीम के तहत हुई तो मामला खत्म, वही ठोस हो जाएगा सारा कुछ। और अगर वो एमनेस्टी स्कीम के तहत नहीं खरीदी गई या आगे जाके खरीदी गई है तो फिर इसका मतलब है कि उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एफबीआर को एक सॉलिड उज़्मा एविडेंस चाहिए। अभी तक तो ये खबर है ना, खबर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अच्छा चलिए मैं आगे थोड़ा सा एक मिनट मुझे और दीजिए। ये अगर ये डिक्लेयर हो भी जाता है, सब कुछ पता भी चल जाता है, ये लोग पकड़े भी जाते हैं, तो इसका प्रोसेस ये है कि पहले इसकी सजा होगी इनकम टैक्स में, उसके बाद फिर उसके कमिश्नर के पास अपील जाएगी, फिर ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, फिर हाई कोर्ट के पास जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा वापस उसके कोर्ट में आएगी, टैक्स कोर्ट में। वहाँ से ये 10 साल का प्रोसीजर है कि 10 साल में ये लोग पकड़े जाएंगे, कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ। वैसे भी हमने देखा है कि जब ये लीक्स आती है तो चंद मखसूस लोगों को टारगेट किया जाता है। तो फारूकी साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क जायदादें तो कोई भी बना सकता है और जिन्होंने डिक्लेयर कर दी है वो तो क्लैरिफाई कर दिया है उन्होंने, लेकिन अगर ये गैर कानूनी नहीं है तो फिर इस केस की वैल्यू क्या है? देखिए ये मुझे तो इसके अंदर कोई ऐसी संजीदगी इस लिहाज से, देखिए इसकी जो अखलाकी और जो पहलू है इसका, उससे तो इनकार नहीं है कि यानी अगर हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए हमारा जोर ये होता है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए। हम सारी दुनिया को बेशुमार किस्म की तरगीबात देते हैं कि यहाँ पर आकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए। तो हमारे पाकिस्तानी और वो भी फिर हमारी रूलिंग एलीट जो है, हमारे वो साहिबान जो इस कौम के रहनुमा हैं, रहबर हैं, और या फिर हमारे ऑफिशल्स हैं, हाई ऑफिशल्स हैं, हमारे अफसरान हैं, वो जिन्होंने ये कारोबार मुमलिकत चलाना है, अगर वो ही
जो है वो अपना सरमाया बाहर ले जाएं, बाहर जायदादें बनाएं, तो ये एक मैं पहले ये कह दूं कि ये बहरहाल किसी की अखलाकी मयार पर ये पूरी नहीं उतरती। तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर वो बाद में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए कहीं कहते हैं, तो ये उनके लिए हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर वो खड़े नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि अब इसका थोड़ा सा दूसरा पहलू देख लें कि ये कुछ भी नहीं है। ये बात मसलन ये है कि अगर कुछ लोगों के वहां पर घर हैं, तो मेरी सेहत के ऊपर या आपकी सेहत के ऊपर, या वो बंदा जो इस वक्त जिसका असल मसला ये है कि उसकी सुबह शाम की रोटी पूरी हो जाए, उसका ये मसला है कि अगर एक सियासतदान है या एक ब्यूरोक्रेट है, और उसने अगर दुबई के अंदर भी एक घर बना लिया है, उसने 15-20 करोड़ रुपए का वहां पर घर बना लिया है, तो मुझे तो अभी पाकिस्तान के अंदर उसके कितने घर हैं वो भी गिनती नहीं आती। जो पाकिस्तान के अंदर उसके 20 घर हैं, क्या मैंने उनका कुछ कर लिया है? यहां पर उसके पास जो 20,000 एकड़ जमीन है अगर किसी के पास, क्या मैंने उसका कुछ कर लिया है? यहां पर लैंड रिफॉर्म्स आई थी, क्या वो लैंड रिफॉर्म्स उन लैंड रिफॉर्म्स ने काम किया है? क्या हमने उसके ऊपर अमल किया है? आज भी किसी के पास जो है वो उस हद के मुताबिक जमीन नहीं है। यहाँ ये कोई सोशलिस्ट कंट्री थोड़ा ही है कि जिसमें आप ये कहें कि किसी के पास एक इतना घर होना चाहिए या इससे ज्यादा माल नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ तो जो निज़ाम है वहां पर तो कोई कैद नहीं है। इसलिए ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका हम माजी में जब भी देखते हैं तो उसका कोई ना कोई सियासी मकासद हासिल किए गए हैं उससे। मसलन पनामा पेपर्स आए, 444 कंपनीज थी जिनका जिक्र हुआ पनामा पेपर्स के अंदर, पाकिस्तान की 444। अच्छा मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के केस के अलावा और कौन सा बंदा उसके अंदर ट्रायल हुआ? तो मकसद क्या था? फिर उसका मकसद क्या था? मकसद तो यही था ना कि ये पनामा पेपर्स आया, इधर से एक पार्टी को इशारा हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुओ मोटो हो गए, केस लग गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। तौर पर ऐसी लीक्स जो है किसी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने डी-सीट कर दिया। ये था कुल मिलाकर पनामा लीक का आउटकम। राइट। अगर इसी किस्म के कुछ ड्रामास के लिए ये लीक्स आनी है तो फिर मैं तो माफी मांगूंगा। इस किस्म की खबरों, मुझे तो इस किस्म के स्कूप्स नहीं चाहिए। ठीक, मैं तो सब जिस तरह भी जिक्र कर रहे हैं कि चंद मखसूस शख्सियात को टारगेट करना इस तरह की लीक्स का मकसद होता है, तो क्या आज जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसी तनाजुर में लिया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए ना, पिछले जो पनामा पेपर्स से जो ऑफशोर कंपनीज थी उसमें तो मुनसलाई का नाम भी था, उसमें वो नहीं है। इस तरह बेशुमार लोग हैं जिनके ऑफशोर कंपनियों का इसमें अब नहीं आया। अब इसको हम क्या समझे? क्या जिन्होंने वहां पे कंपनी बनाई वो दुबई में जो जन्नत थी लोगों की, क्योंकि आज से अभी आप देखिए 2022 से पहले तक दुबई में कोई नहीं पूछता था कि ये जो तुम लॉन्च में कराची से रख के इतनी बड़ी डॉलरों की खेप ले आए हो, ये तुमने कहां से ली है? तो वो कोई पूछता नहीं था, आप जो मर्जी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। लेकिन जब 2022 में फेटफ ने उनको ग्रे लिस्ट में डाला दुबई को, यूएई को, तो तब उन्हें अकल आई कि नहीं ये अब मामला आगे नहीं चलना। तो बड़ी मुश्किल से अभी वो निकले हैं और अभी जो है वो अभी उन्होंने लॉ तब्दील किया कि अब पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर दुबई में पैसा जा रहा था वो सिर्फ बैंकिंग चैनल से जाएगा। अब ये लॉन्च वाला सिस्टम वहां पे खत्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब की जो बातें हैं जो वो वाली है, ये खबर में कुछ नहीं है। वो खुद खबर वाले कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि ये गैर तो मैं तो साहब अब किसको टारगेट किया जा रहा है? शॉर्ट कमेंट चाहिए मुझे। इसमें शॉर्ट कमेंट ये है कि ये एक खास लोगों को जिनकी लिस्ट आई है, ये उनको एक खास पार्टी को, ये एक खास सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पॉलिटिक्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और उनके जनरल जो साबिक है उनको और अफसरों को टारगेट किया गया है। इनकी तरफ को तो किसी को ठीक, फारूकी साहब आप क्या समझते हैं? देखिए ज्यादा तो पॉलिटिशियन जो है वो एक आसान टारगेट होते हैं, उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। मुझे तो ये अब जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, सिविलियन हैं या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उनका बताएं ना कि ग्रेड तो 22 तक ही होते हैं ना, ठीक है ना। तो वो वहां पर जो है वो कहाँ से इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? या आज के जो है आपके जो ग्रेड 20, 22 का 21 का जो प्रोफेसर होता है आपके जो स्कूल में अपना कॉलेज में जो पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, क्या उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो दुबई में फ्लैट ले लें? ये वो अपने पैसे कहते ही नहीं कि हमने बनाई है। मैं यही तो मैं हमारे बेटे ने दिया गिफ्ट है। आप चेक तो करें ना पीछे है क्या? वो कहते हैं कि हमारे बेटे ने, कोई कहता है मुझे रिश्तेदार ने दिया, कोई कहता है मेरे बेटे बाहर सेटल है, बड़ी नौकरियां करते हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट वही आते हैं। किधर पकड़ा कोई नहीं जा रहा। इस मुल्क के अंदर सिर्फ गरीब आदमी पकड़ा जाता है, जो आज भी पकड़ा जा रहा है, कल भी पकड़ा जाएगा और माजी में भी।
और 1947 से लेकर उसकी शामत आई हुई है। जब तक इन हुक्मरानों के हाथ में वो रहेगा उसकी गर्दन ये मरोड़ते रहेंगे। तो आपके नजदीक तो फिर इस डेफिनेशन पे देखें तो जो नवाज शरीफ साहब है वो इसके पैनामा लीक्स के चूंकि विक्टिम थे तो वो सबसे ज्यादा गरीब साबित हुए। वैसे मुझे लगता है उस वक्त वो गरीब ही थे, वैसे मुझे तो वोट को इज्जतों का नारा लगाते रहे। वैसे वहां पर कई प्रॉपर्टीज की प्राइस इतनी कम बताई गई है, दुबई की कई प्रॉपर्टीज की प्राइस इतनी कम बताई गई है कि मुझे शक हुआ है कि किसी ने दुबई के अंदर ये प्रॉपर्टी की मार्केटिंग की है। अच्छा, और यानी उससे महंगी तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक अच्छा, नहीं फिर उसमें पता क्या था, उसमें ये था कि ये जो है ना कोविड-19 के बाद प्रॉपर्टीज पूरी दुनिया में गिरी है। वो जो पहले वाली डिक्लेरेशन है और बाद वाली डिक्लेरेशन में जो फर्क है ना, मतलब अगर एक प्रॉपर्टी 2.7 मिलियन डॉलर का दुबई में फैक्टर आया तो पाकिस्तान में भी आया ना, इसलिए आई है। दुबई ने अपनी प्रॉपर्टी की जो शराइत थी ना उनको थोड़ा सा नरम कर दिया था। कोविड फैक्टर हर जगह पर आया ना, डिवैल्यूएशन तो हर जगह गिरे हैं, और की वजह नहीं। राइट, मैं कह रहा हूं दुबई से महंगी वो जो रेट बता रहे हैं उससे महंगी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।